हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट 5 में। इसमें हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन को और ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम यूपी जी के 20 क्वेश्चन को देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ में जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को डिटेल में देखने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भिखाजी कामा एक डैश थे? चित्रकार, कवि, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? तो यह एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न, तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय क्रांति की जननी। इन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर पहली भारतीय बन गई जिन्होंने झंडा फहराया। कब फहराया था? 1907 ईस्वी में। कहाँ पे? जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में इन्होंने फहराया था। साथ में मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राम मनोहर लोहिया, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं मात्र 35 वर्ष की आयु में। कौन सा सत्र था? तो ये दिल्ली का एक विशेष सत्र था। कब हुआ था? 1923 में। साथ में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनकी पुस्तक जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। कब? 1940 से लेकर 1946 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया की, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन से संचालन किया, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। अगर महादेव गोविंद रानाडे की बात करें, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के क्या होते हैं? राजनीतिक गुरु होते हैं। साथ में इन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। और पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज के ये संस्थापक भी थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। अगर बाल गंगाधर से पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें अगर हम, तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक इनको बोला कौन? वैलेंटाइन सिरोल ने। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। साथ में हम बाल गंगाधर तिलक को 1916 में होम रूल लीग की स्थापना के लिए भी याद करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो पूछी जाती हैं, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, केसरी ये मराठी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी। इनकी बुक है गीता रहस्य, और इन्हें द आर्क, और इसके साथ साथ ये गीता रहस्य जो है इन्होंने मांडले जेल बर्मा में लिखा था। और इनकी एक और बुक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इसके अलावा इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में, और शिवाजी उत्सव को 1895 में शुरुआत की थी। 1908 में राजद्रोह का आरोप इनके ऊपर लग जाता है और 6 वर्ष की जेल होती है मांडले बर्मा में। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। और ये कांग्रेस के अपने जीवन काल में कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, जो कि ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, तेज बहादुर सप्रू, पीएस शिवा स्वामी अय्यर या सैयद अली इमाम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है और सदस्य चुना जाता है, और ये पहले भारतीय बनते हैं। इसके साथ साथ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनने वाले भी पहले भारतीय थे, तो इसको भी याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, मुगल काल में पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भाग में,
3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसको 2 भागों में बाँटा गया था। एक तो मुल्तान था जो कि दक्षिणी हिस्सा कहलाता था, लाहौर था जो कि उत्तरी मध्य हिस्सा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में नहीं बनी है? मोठे की मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, बीबी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। कब बनवाया था? 1660 ईस्वी में। अगर हम बात करें अलाई दरवाज़ा की, तो अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोठे की मस्जिद लोदी वंश के समय में बनी थी। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन किसके खिलाफ किया जाता है या लाया जाता है? एक व्यक्तिगत मंत्री के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, एक राजनीतिक पार्टी के प्रति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक करने के लिए गणपूर्ति क्या है? 10 सदस्य, 25 सदस्य, 50 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 25 सदस्य। पता है राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 250 और गणपूर्ति के लिए 1/10 होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखें तो 25, यानी राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य हो गए। वैसे ही लोकसभा की बात करें तो 550 हो जाएगा और इसका 1/10 देखेंगे तो आ जाएगा 55 है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। उससे पहले अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो 0 अंश देशांतर को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटता है। और यदि हम बात करें मकर रेखा की, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी है। और साथ में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं और यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब यहाँ पे हम भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसकी बात करते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं और कर्क रेखा को जो है महानदी भारत में 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी किसको? मकर रेखा को, और कर्क रेखा को महानदी 2 बार काटती है। अब भारत के गुजरात राज्य से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इनका क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, लेकिन ये क्रम से नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पंचनद में शामिल नहीं हैं? ब्यास, सतलुज, सिंधु, रावी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। पंचनद में 5 नदियाँ हैं, एक तो ब्यास हो गया, दूसरा सतलुज हो गया, तीसरा रावी, चौथा झेलम और पांचवा चेनाब। ये 5 नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? पूर्वाई पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, डोलड्रम्स, इनमें से कोई नहीं। तो पछुआ पवनों को, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है क्या? उत्तर और मध्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, इनमें से कोई नहीं। तो ये यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ब्यास, गंडक, तुंगभद्रा, मानस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है गंडक। अब यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो ये रही बीच से गंगा नदी, ये जा रही है, गंगा नदी की धारा है पूरा। इसमें बाएं तट की अगर नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी और महानदी। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी होगी। दाएं तट की सहायक नदियों में यमुना नदी हो जाएगी, टोन्स नदी हो जाएगी और सोन नदी। तो यमुना, टोन्स और सोन नदी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की। इसके साथ साथ यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? तो ये रहा भागीरथी, सतोपत ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी से जब धौली गंगा मिलती है तो ये बनता है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा भागीरथी से मिलेगी, विष्णु प्रयाग बनेगा। जब नंदाकिनी भागीरथी से मिलेगी तो न से नंदाकिनी, न से नंद प्रयाग बनेगा। जब पिंडारी नदी भागीरथी से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा। और जब यदि मंदाकिनी नदी भागीरथी से मिलेगी तो रुद्रप्रयाग बनेगा। और जब अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी तो यहाँ पे देवप्रयाग बनेगा। तो ये याद रखेंगे। रामगंगा जो है गंगा नदी में कन्नौज में मिलती है और पीलीभीत फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और ये गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। इसके साथ साथ तो ये जो घाघरा नदी है यहाँ पे ये मिल रही है। और इधर से अगर बात करें यमुना नदी जो कि प्रयागराज में संगम बनाती है, यहाँ पे गंगा से मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर बात करें चंबल नदी की तो जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है और इटावा में मिलती है यमुना नदी से। विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है, हमीरपुर में मिलती है। और केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा में मिलती है। टोंस नदी भी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। कर्मनासा नदी भी कैमूर पहाड़ी से मिलती है और कहाँ पे मिलती है? ये भी गंगा नदी से मिल जाती है। और सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से? पटना में मिलती है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तीसरी योजना को, पांचवी योजना को, छठी योजना को, आठवीं, इनमें से कोई नहीं। तो छठी योजना को रोलिंग प्लान बोला जाता है। ये 1978 से 1980 तक था। इसमें जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे लाया गया था। फिर से जब कांग्रेस सरकार आती है तो इसे हटा देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्यानाकर्षण क्षेत्र क्या था? कृषि था, औद्योगिकरण था, गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भरता था, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि जो था ये पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। दूसरी का था औद्योगिकरण। अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1956 से 1961 तक आती है और ये जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इस समय इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित किए जाते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है सोवियत संघ रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनता है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से बनता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक संख्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या राष्ट्रीय आय अपस्फीति, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक जो आमतौर पर अनुपचारित सीवेज से उत्पन्न होता है और हैजा टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों के संचरण का एक प्राथमिक स्रोत है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, पारा और सीसा, इकोली है, निलंबित तलछट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोली। नेक्स्ट, वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत ऐसी हवा में सांस लेता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित अनुशंसित प्रदूषक दिशा निर्देश से अधिक है? 99%, 85%, 70 या 92? सही उत्तर है 99%। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मिट्टी के वर्गीकरण को देखें तो मार और कबर जैसी काली मिट्टी के समान गुणों वाली और मिट्टी से भरपूर किस्में मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भाबर और तराई क्षेत्र में। तो भाबर में जो है कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में महीन जलोढ़ गाद और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। मध्य गंगा मैदान में जो है वो जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक तो खादर और दूसरा बांगर। खादर जो होती है नई उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है तो मिट्टी नई बन जाती है और उपजाऊ बन जाती है। बांगर पुरानी मिट्टी है और एक कम उपजाऊ होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो जो पूछा था मार और कबर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। साथ में बुंदेलखंड क्षेत्र में परुआ और राकर मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के विलय के समय अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफउद्दौला, शहादत अली खान द्वितीय,
वाजिद अली शाह, सुजाउद्दौला, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के इंडो गंगा मैदान में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है जो हल्के रंग की होती है और वार्षिक नवीनीकरण के कारण अत्यधिक उपजाऊ होती है। बिल्कुल, अभी हमने इसको देखा। बाकी बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें अक्सर चूना युक्त गांठें होती हैं जिन्हें स्थानीय रूप से कंकर के नाम से जाता है। दोनों सही है, तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के लागू होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जिसके कारण उत्तराखंड का निर्माण हुआ? कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती, या इनमें से कोई नहीं। तो ये राजनाथ सिंह होते हैं। ये 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इन्हीं के समय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ था। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले यहाँ पे दे दिए गए थे? तो 13 जिले काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1801 में अवध के नवाब को सहायक गठबंधन प्रणाली के तहत अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड कार्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली थे क्योंकि ये 1798 से लेकर 1805 तक थे। लॉर्ड मिंटो की बात पहले यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता है अपने आप को। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें तो 1786 से 1793 ईस्वी तक, और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, और मिंटो जो है 1807 से 1813। इनका भी कार्यकाल याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत तरीके से मेल खाता है? राज्य पशु बारहसिंगा दलदली हिरण, बिल्कुल सही। राज्य पक्षी सारस क्रेन है जिसे स्वैम्प डियर बोलते हैं। और राज्य वृक्ष जो है अशोका है, बिल्कुल सरका अशोका। राज्य पुष्प पलाश है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे जंगल की आग भी बोलते हैं। तो सभी उत्तर सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में इस शासक ने जौनपुर के स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना की और तुगलक सुल्तान द्वारा मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी उपाधि धारण की। इब्राहिम शाह सरकी, मुबारक शाह सरकी, मलिक सरवर, हुसैन शाह सरकी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मलिक सरवर होता है और ये 1394 ईस्वी में सरकी वंश की स्थापना करता है जौनपुर में। जौनपुर को पहले सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता था, और आज भी एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि सिराज हिंद के नाम से कौन सी शहर जाना जाता है? तो जौनपुर है। जौनपुर का ओडीओपी जो है ऊन है, ऊनी दर्री है। इसके साथ साथ जौनपुर की इमरती, जिसे हम जिलेबी बोलते हैं, एक प्रकार की मिठाई है, इसे जीआई टैग भी 2024 में मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो दुधवा बाघ अभ्यारण्य और नेपाल के बीच बाघों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारा बनाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, महाराजगंज में, पीलीभीत में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बहराइच में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार देखते हैं और उसका वर्ष देखते हैं और स्थान देखते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ये चंदौली में पड़ता है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। तो चंद्रप्रभा की स्थापना 1957 में, सबसे पुराना। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है, 1972 में इसकी स्थापना होती है। कतरनिया वन्यजीव विहार ये बहराइच में, जो कि पूछा गया था, और ये 1976 में। तो कतरनिया वन्यजीव विहार 1976 में स्थापित होता है। रानीपुर वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो ये बांदा में है, 1977 में इसकी स्थापना होती है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, 1977 में, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है, ये 1979 में स्थापित होता है। कैमूर वन्यजीव विहार जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है, कुछ पार्ट इसका बिहार में भी पड़ता है, और ये 1982 में स्थापित होता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करें तो मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है, 1986 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, 1987 में स्थापना होती है। सुहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच गोंडा में है, 1987 में स्थापना। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में है, तो इसे भी हम लोग याद रखें।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सारनाथ में स्थित है और पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यह उस सटीक स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, भरतहूत स्तूप दोनों मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप, धामेक स्तूप। तो इसका सही उत्तर है धामेक स्तूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? न्यायाधीश प्रमोदाचरण बनर्जी, न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमान, न्यायाधीश सैयद मोहम्मद महमूद या न्यायाधीश विधु भूषण मलिक। इसका सही उत्तर है न्यायाधीश सैयद मोहम्मद। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। कब ये 1882 में कार्यवाहक न्यायाधीश रहते हैं, फिर ये नियमित रूप से 1887 में इनको बना दिया जाता है। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, तो ये थे न्यायाधीश विधु भूषण मलिक। कब थे? 1947 से लेकर 1955 तक। वर्तमान में अगर पूछा जाए कौन है, तो वर्तमान में अरुण भंसाली जी मुख्य न्यायाधीश हैं। और यदि बात करें पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन थे, तो सर वाल्टर मार्गन थे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है 17 मार्च 1866 को। कहाँ पे? आगरा में होती है। बाद में इसे इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब? 1869 में। साथ में ये भी याद रखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। और लखनऊ में कब बनी थी? तो 2 नवंबर 1925। तो ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है को डैश हरिके बैराज पर किन 2 प्रमुख नदियों के संगम से पानी की आपूर्ति मिलती है? ब्यास और रावी, सतलुज और यमुना, सतलुज और ब्यास, रावी और चिनाब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सतलुज और ब्यास। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है यह एक अस्थायी निकाय है जिसका गठन पहली बार 1887 में किया था। बिल्कुल सही। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 108 सदस्य हैं। तो ये गलत है, 108 नहीं बल्कि विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। तो केवल कथन एक सही है, बाकी 2 गलत है। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति जिसे 2003 की अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था, मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित है या किस जिले में पाई जाती है? मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, चंदौली या इनमें से कोई नहीं। तो सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अब हम बात करें सोनभद्र में पाई जाने वाली जातियां हैं पहरिया, पैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुनिया, भुनिया। चेरो वाराणसी में भी पाई जाती है। और बुक्सा जो है बिजनौर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में। और थारू जनजाति जो है ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विशिष्टताओं के संदर्भ में डैश मुख्य रूप से अपने उत्कृष्ट काष्ठ कला लकड़ी की नक्काशी के लिए, तो लकड़ी की नक्काशी के लिए है सहारनपुर। और उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि डैश के रूप में पहचाना जाता है तो विश्व स्तर पर ताला के लिए, तो ताला के लिए क्या है? अलीगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत का आधिकारिक तौर पे उत्तर प्रदेश के रूप में नाम किस विशिष्ट तिथि को बदला गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 24 जनवरी 1950 को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश के हम लोग नामकरण के क्रम को, इतिहास को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में बना था। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध 1877 तक। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत 1902 में बनता है। केवल संयुक्त प्रांत 1937 में हो जाता है। और फाइनली उत्तर प्रदेश कब बन जाता है? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 तक आगरा रहती है। फिर 1858 से प्रयागराज हो जाती है। फिर 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से बनती है। और पूर्णतः लखनऊ को 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के तहत निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व संग्रह के लिए दहसाला प्रणाली शुरू की? राजा मान सिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल, बीरबल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राजा टोडरमल। तो आज यहीं तक, बाकी आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।